हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम RWA का वीकली जो टेस्ट हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। ठीक है, मेरा मानना है कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देख लिया होगा, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है अप्रोच की। अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूशन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर हम काम करेंगे। तो सारे मैथ्स का टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, हर एक वीडियो में हर चैप्टर हम अच्छे से इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अपने मैथ में अच्छा स्कोर करना है। और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा एम है, वो है 40 आउट ऑफ 40, या फिर 40 आउट ऑफ 40 नहीं हो जाता तो 37 या 38 प्लस ही रहने चाहिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जो भी वीडियोज़ आएँ, सॉल्यूशन तो मैं सारे कराते ही रहूँगा RW और TW के, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस पढ़ेंगे उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तो ही ये सब मुमकिन हो पाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है मिक्सचर का। मिक्सचर का क्वेश्चन है, बोला है किसी कंटेनर में, क्वेश्चन गौर से पढ़ना, जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जो पढ़ते ही समझ जाता है क्वेश्चन को, वो भी स्पीड में थोड़ा सा फैक्टर होता है। तो किसी बड़े कंटेनर में 3:2 में पानी 50 लीटर मिश्रण है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जूस और पानी का मिश्रण है 3:2 में, मतलब 3 यूनिट जूस है और 2 यूनिट है पानी। तो कुल मिला के मिश्रण कितना हो गया, 5 यूनिट। और ये बोल रहे हैं सर 50 लीटर, तो 1 यूनिट का मान हो गया 10 लीटर। 1 यूनिट का मान 10 लीटर है, तो ये जो पानी है, पानी जो है मेरे पास कितना, 20 लीटर, और जूस है इसमें 30 लीटर। पहली लाइन तो ये बोलती है कि 30 लीटर जूस और 20 लीटर पानी का एक घोल हमारे पास है। ठीक है, अगली लाइन हमको बोलती है, अगली लाइन कहती है इस जूस में पानी को 60 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है, मतलब और मिश्रण मिलाया जा रहा है जो कि 60 लीटर है, और उसमें जूस और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। ठीक है, 2:1 है, मतलब अगला जो दूसरा मिश्रण जो मिलाने वाले हैं हम, उसमें क्या है कि 2:1 में पानी है, और एक कुल मिला के है कितना, 3 यूनिट, और इसने दिया कितना, 60 लीटर। तो 1 यूनिट का मान हो गया 20 लीटर। 1 यूनिट का मान 20 लीटर। तो हम बोल सकते हैं जो बाद में जो मिश्रण मिला है वो, उसमें 40 लीटर तो ये था जूस, और 20 लीटर था पानी। अब इसको मैं इसमें मिला दूँ, इसको इसमें मिला दूँ कि 40 लीटर तो सर है जूस और 20 लीटर पानी जो बाद में मिलाया गया। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें, टोटल जो है वो 70 लीटर। अब जो नया हमारे पास मिश्रण है उसमें 70 लीटर जूस हो गया और 40 लीटर हो गया पानी। ठीक है, अगर यहीं ये सवाल ख़त्म हो जाता और हमसे पूछा जाता कि अब उसमें जूस और पानी का रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, तो हमारा उत्तर यहीं से हो जाता 7:4। ठीक है, लेकिन इसने क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और बढ़ाया है, तो आगे हम और पढ़ लेते हैं। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को जूस से बदल दिया जाता है, मतलब पानी नहीं बदला जा रहा है, जूस डाला जा रहा है उस मिश्रण में से। कौन से मिश्रण में से, इस वाले मिश्रण में से 11 लीटर जूस मिश्रण निकाला और 11 लीटर ही इसमें जूस बदल दिया। तो मुझे ये बताओ कि जो मैं जूस निकालूंगा, जो मिश्रण निकालूंगा, उसमें जूस और पानी का जो अनुपात है वो यही होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 यूनिट जो है 11 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमने कितने, 1 यूनिट कितनी है, 1 लीटर के बराबर है। तो हमने जो अब पानी निकाला वो 7 लीटर तो जूस निकाला है और 4 लीटर पानी निकाला है। ठीक है, और पानी के साथ यहीं तक पानी की कहानी यहीं ख़त्म। जूस के साथ एक नई छेड़छाड़ हुई है कि उसमें 11 लीटर जूस, उसमें 11 लीटर जूस मिला दिया उसमें। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों को घटाऊंगा तो 74 आ जाएगा, इन तीनों को घटाऊंगा तो 74 आ जाएगा, और 36। अब जो फाइनल मेरे पास मिक्सचर है, फाइनल जो मिक्सचर है उसमें क्या है, जूस और पानी का जो रेशियो है वो है 74 और 36। ठीक है, इसको काटने के बाद हमको मिलता है 18 और 37। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको आंसर टिक करके आएंगे, पहले वाले को, जो कि गलत होगा, जो कि एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में बोला गया अंतिम जो मिश्रण है उसमें पानी और जूस का मिश्रण बताओ, पानी और जूस का मिश्रण बताना है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 18:37। 18:37 ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पानी 18 है और जूस 37 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे
उम्मीद है कि वो सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, लेकिन जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये चीज़ समझ में आए तो मैं उसको और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम पहले नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे, पहले नीचे वाले को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, हम पहले ऊपर वाले से निपट लेते हैं, उसके बाद नीचे निपटेंगे। अब क्योंकि पहले वाले में हमको दे रखा है 24 कलर दूसरा लेते हैं, 24√45। तो √45 क्या होता है, 5 9 45। थोड़ा तेज़ी से करेंगे, बाकी बेसिक हम क्लासेस में सीखेंगे, है ना। इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 24 3 72, 72√5, 72√5। ये जो है ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है वो 72√5 और यहाँ 16√4 × 5 बोल सकते हैं सर। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, इधर तो रह गया 72√5, पहला टर्म 72√5 माइनस इसमें से 2 बाहर आएगा तो 32√5, 32√5। किसी को आपत्ति अब तक? अगला है प्लस √245, √245 को क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अब मुझे इतना समझ में आ गया है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि अब 5√5, तो इसमें भी 5 छुपा ही रहना चाहिए। तो मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो 49 गुणा 5 है ये। तो इसमें से जब 49 तो 7√5 बाहर आ जाएगा, तो इस जगह मैं 7√5 बोल दूँ और ये माइनस में दे रखा है 47√5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि ये सब तो जीरो होने वाला है। इन दोनों को घटाऊंगा तो 40√5, इन दोनों को घटाऊंगा तो -40√5, जीरो। अंश अगर जीरो हो जाए तो आंसर भी मेरा जीरो हो जाता है, तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सर ABCD का औसत भार 33 किलोग्राम है, CA से इतना है। तो हम सीधा से ले लेंगे, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया और D ले लिया। 4 आदमी, इनका औसत भार मुझको दे रखा है। तो मुझे पहली लाइन पर ही आया मैं, CA से 12 किलोग्राम हल्का है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये X है तो ये X - 12 है, ठीक है। जबकि BC से 6 किलोग्राम भारी है, BC से 6 किलोग्राम भारी है, अगर ये X - 12 है तो X - 6 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 6 किलोग्राम ही आएगा। D का भार C से 10 किलोग्राम कम है, तो मैं इसका 10 किलोग्राम कम कर दूँ तो X - 22 आ गया, X - 22 आ गया। अब मैं इन सबको जोड़ूँ, इन सबको जोड़ता हूँ तो 4x - 40, x अचानक कैसे जोड़ दिया, 6 और 12 18 और 22 40 होता है। इन सबको जोड़ के मैं भाग दूँ कितने से, 4 से, क्योंकि औसत निकालना है और ये औसत ही तो दे रखा है 33, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 43। x की वैल्यू 43 आते ही हमें पता चल गया a का मान तो हो गया 43 और d का मान हो गया 21, ठीक है। इन दोनों का औसत पूछा है, इन दोनों को जोड़ूंगा 4 3 और 1 4, बोलेंगे 4 और इनका औसत निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा मेरा 32, ठीक है। ऑप्शन हो गया डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तर्क शक्ति वाला है। तो 5 2 दिख रहा है मुझे और 121 दिख रहा है। अगर मैं इसी को गौर से देखूँ, है ना, और 4 3 और 55 दिखता है। अगर मैं पहली बार जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठूंगा तो मुझे 121 दिखेगा, जो कि मुझे 11 का वर्ग दिखता है। ये दिखेगा तो ये 11 का मल्टीपल दिखता है, मतलब तीसरा जो टर्म है वो 11 का मल्टीपल है। ऐसे ये एक तरीका भी हो सकता है सोचने का, बेशक वो हमारे आंसर में ना हो, लेकिन दिमाग में तो यही स्ट्राइक करेगा। इन चारों ऑप्शन के में बड़े में आए, कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये तरीका मेरा बेकार है। इतना तो मुझे पता है कि छोटे छोटे को मिलाकर ही बड़ा बन रहा है। तो 5 का वर्ग में आया 5 का घन, 5 का ऐसा क्या क्यों हो जो 121 के पास आ जाए, तो मुझे पता है 5 का घन कर दूंगा तो 125। अब 125 में ऐसा क्या करूँ जो 121 आ जाए, तो 4 क्या है सर, 2 का वर्ग। तो मुझे इतना पता चला कि पहले का घन और दूसरे का वर्ग घटा के तीसरी संख्या बन रही है। ये पैटर्न मेरी पकड़ में आ गया, और ये पैटर्न सेट होता है, ये पैटर्न सेट होता है किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है लाभ हानि से। लाभ हानि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम
जब हम मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा तो हम टाइप वाइज एक एक टाइप कवर करेंगे, ठीक है। एक दिन में एक टाइप, पूरा टारगेट होगा 3 महीने का। लाभ हानि को हम देखते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तब आता है जब हम डिस्काउंट को पढ़ते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट या छूट दी जाती है। क्रय मूल्य पर छूट देगा तो आदमी बर्बाद है। तो ये बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य तो है सर 400, अंकित मूल्य है 400 और इस पर 20% की छूट दूँ तो इसका 20%, किसी भी संख्या का 20% निकालना, जैसे 200 का 20% निकालना तो 10% निकालना तो पीछे से 1 पॉइंट रख दो। कोई भी संख्या हो, 243 हो, 10% निकालना, पीछे से 1 पॉइंट रख दो। मेरे ख्याल में ये लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम सीखेंगे। तो अगर मैं इसको निकालूंगा, इसका 20% तो 10% तो हो गया 40 और 20% हो गया 80, तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। 80 इसमें से निकाल दूंगा तो 320 बना। मतलब वो चीज़ का विक्रय मूल्य मेरे पास आ गया है कि 320 रुपये की वो चीज़ बिकी थी। ये बोला 48 रुपये का लाभ आया, तो मतलब 48 रुपये इसमें से माइनस कर दूँ। अगर मैंने इसमें से 48 रुपये माइनस कर दिए तो 272 आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि CP और SP का रेशियो जो है वो 272 से 320 है ना। अगर मैं इसको काटने में बताऊँ तो 8 × 24, 8 × 32, 8 × 32 और काटें तो 17 से 20। 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने में? 17 में। 3/17 का मान मुझे बताना है। तो मैं इसमें परसेंट में निकालना है तो गुणा 100 करूँगा, तो 300/17 करूँगा। इस चीज़ को तेज़ी से करने का तरीका ये है कि 17 की मैं कितनी बार भाग करूँ जो 300 क्रॉस ना हो। तो मुझे पता है 17 का वर्ग 289 होता है, और मैं 17 की गुणा करूँगा तो 289 आएगा। 17 18 की करूँगा तो 300 क्रॉस हो जाएगा। तो मेरा उत्तर 17 से तो बड़ा नहीं है, और 17 तो है। तो मेरा आंसर आँख बंद करते ही ये वाला है। पूरा कैलकुलेट और भाग करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, ठीक है। उन्हीं को करेंगे जो ज़रूरी है, सब नहीं किए जाते। अब ये क्वेश्चन है, AB ने ये किसी से लिया और किसी को दिया। चालाक लोगों का खेल है ये। AB से 3600 रुपये लेता है। 3600 रुपये उधार लाए बाबू जी, ठीक है। AB से 3600 रुपये उधार लाए, 3600, और क्या किया? 20% की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए। 1 साल के लिए 20%, तो साधारण ब्याज हर साल के लिए समान होता है, तो 2 साल के लिए होगा 40%। तो इसका 40% उसको ब्याज देनी होगी, और इसका 40% होता है सर 10% हो गया 360, तो 40% हो गया 1440। ये सारी चीज़ें आपको देखते ही करनी आ जाएंगी जब आप मेरे साथ क्लासेस में प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने 3600 का 40% देखते ही निकाला, बहुत से लोग निकालते भी हैं। अब इस राशि को वो अपने घर लेके आए, 25% तो अपने खर्चे में ले ली और 75% चढ़ा दी किराए ब्याज पे। तो मैं देख रहा हूँ कि 3600 का 75% को हम 3/4 बोलते हैं, और 3/4 इसका होता है 2700 रुपये बाबू जी ने ब्याज पे चढ़ाए। कितने की ब्याज पे चढ़ाए? कि सर 20% की तो वो है क्या है दर, और 2 साल के लिए चढ़ाए हैं। 1 साल में 20%, 2 साल में 40% तो होता है साधारण ब्याज, और हमको ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 20% 1 साल में, तो 2 साल में 44%, मतलब 44% जो है वो ब्याज आएगी, ठीक है। 44% ब्याज आएगी। तो अगर मैं इसका 44% निकालने बैठूंगा 2700 का, 2700 को 44, फिर उसमें 2700 दोबारा जोड़ूंगा, तो इससे अच्छा है मैं इसका 144% ना निकाल दूँ। 144% क्यों निकाल रहा हूँ सर? 100% तो है मूलधन, और 44% है ब्याज। तो जब मैं इसका 144% निकालता हूँ तो 388 आता है, 3888 आता है। इतने रुपए उसने कमाए। अब वो वापस करने गया तो 3600 रुपये बाबू उसने मांगे, उसके पास कितने बचे? इतने तो लेके ही आया था ना, 3600 तो लौटा नहीं होंगे। अब उसके पास 288 रुपये बचे, और उसने पहले जिससे लेके आया था उसने कहा ब्याज, तो ब्याज 1440 है, तो 1440 में से 288 रुपये तो हैं कमाए हुए, उन्हें तो हम लौटा देंगे। लेकिन और जो घटा के 1152 रुपये बचे वो हमको हानि के तौर पे हमें अपनी जेब से देने होंगे। कितनी बात समझ में आई? इतना करने के बाद आंसर आएगा। कुछ लोग थोड़े से एडवांस हो जाते हैं जो डेली प्रैक्टिस में रहते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक ये भी है कि मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ूं। यूनिट डिजिट कैसे पकड़ूं देखते हैं। यूनिट डिजिट पकड़ने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। मुझे इतना पता है कि 2700 रुपये, इतना तो आप लोगों को पता है कि 2700 का 144%, 2700 का 144% आएगा। ये क्या बनेगा?
जहाँ मैंने ब्याज पे पैसा चढ़ाया उससे जो पैसा आना है। तो इस परसेंट से जो दो जीरो कट जाएंगे, 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 आने वाला है। आगे कोई भी नंबर हो, इकाई का अंक 8। ये रुपए वो है जो हम चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी को दिए थे, उससे कमाऊंगा। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, इसमें से वो रुपए निकालने हैं, 3600 रुपये निकालने हैं जो हमने कर्जे पे दिए थे। तो 3600 का यूनिट डिजिट है 0। जब इसको घटाऊंगा तो अभी जो मेरे को पैसे देने वो भी 8 यूनिट है। ठीक है, तो ये कर्जा कितने, ये ब्याज में से ही तो घटेगा। ब्याज में से जब घटाऊंगा तो 8 में से 0 में से 8 जाएंगे तो 2 आएगा 10 में से। तो मेरा जो आंसर है उसका इकाई का अंक है 2। 2 मेरा 2 ऑप्शन में है। ये वाला मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत छोटा है, 1152 के आसपास उत्तर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त के व्यास की लंबाई का 3 गुना, लंबाई का 3 गुना, व्यास क्या होता है 2r, व्यास होता है 2r। इसका अगर मैं 3 गुना करने बैठ जाऊं तो ये बनता है 6r। और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। 2πr में से 6r निकालेंगे तो वो कितना दे रखा है 10, है ना। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 2r बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा पाई माइनस 3 बराबर 10। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 माइनस 3, 7 या 21, मतलब 1/7, 1/7 इंटू 2 इंटू आर बराबर 10 की है, 2 पंजे 10 और आर की वैल्यू आ गई सर 35। 35 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो 84 देखते ही मेरे मन में आना चाहिए कि 84 मैंने कहीं कहीं तो देखा है, तो 22 का वर्ग होता है 484। अगर इतना दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन ये 3 सेकंड का है। तो क्रमागत पूछा गया है तो इससे पीछे वाली क्रमागत कौन सी, 20 का वर्ग होता है 400। इन दोनों का अंतर भी 84 है। तो हमसे पूछा गया 20 गुणा 22 का गुणनफल पूछा गया, तो हम 440 बोल देंगे। सिंपल आंसर है। अगर मेरे दिमाग में हिट नहीं किया 84 तो फिर दूसरा तरीका ये है कि मान लिया वो संख्या n+2 है, एक संख्या है n+2 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84। यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू 20 आ जाएगी और 20 और 2 22, 20 और 22 का गुणा हो जाएगा 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए बी सी, ए किसी काम को 741 दिन में खत्म कर देता है, बी उसी काम को 494 दिन लेता है ऐसा खत्म करने में, और सी 14,82। अगर ये नंबर बहुत अच्छे से होते 5, 10, 15 तो बड़े आराम से सवाल बन जाता है, मुश्किल से 10 सेकंड का। मेन टास्क जो होता है वो होता है एलसीएम निकालने का। अब इतने बड़े नंबर ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक संख्या कोई भी पकड़ लो। पहली बात तो मुझको ये दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो 742 है, 742 जो है ये इसका डबल है, 741 का डबल है 1482, लगभग मान मुझे दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, किसी भी एक संख्या को पकड़ूंगा। मान लो मैंने 741 को पकड़ लिया, 741 को मैंने पकड़ लिया सर, है ना, 741 को पकड़ लिया और इसमें मैं भाग दूंगा, कितने से जाएगी 3 से। 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 247 बार कटी, है ना। 247 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या 247 का मैं देख रहा हूँ कि ये मल्टीपल है 3 टाइम, ये है 2 टाइम और ये है 6 टाइम। तो अभी जो हमारे यहाँ पर अभी जो 3, 2, 6 आए हैं, 3, 2, 6, इन तीनों का ही एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लूँ, इन तीनों का एलसीएम आ गया 12 और 3 से भाग दूंगा, 3 चौक 12, 2 छिक्के 12 और 6 दूनी 12। अब ये बीच वाले को हटा दूंगा, ये जो मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि एलसीएम तो ये है नहीं। अब मुझे एलसीएम कैसे पता चलेगा सर, इन दोनों में से या तो मैं इन दोनों की गुणा करके रख दूँ, या इन दोनों की गुणा करके रख दूँ, या इन दोनों की गुणा करके रख दूँ, किसी की भी गुणा करके रख दो वो एलसीएम ही निकलेगा। तो मैंने इन दोनों की गुणा की, 4 चौक 16, 6 से 7 चौक 28 और 29, कितना आया मेरा एलसीएम 2964। अब 2964 क्या है मेरा काम, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ये जो है जब ए अकेला करता है तो 4 खत्म करता है, बी करता है तो 6 खत्म करता है, सी करता है तो 2 खत्म करता है, और तीनों मिल जाएंगे तो 12 काम खत्म करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन में 12 काम खत्म हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में खत्म होगा ये काम, बोला सर। तो 12 से काट लेंगे, 247 दिन में खत्म होगा। ये मेरा उत्तर है। इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, जो डायमंड वर्क है सिंपल वही है। बस हमें नई चीज़ क्या सीखने को मिली है कि ये जो इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये सिंपल है, देखते ही हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कितने बैरल हैं जो केवल जग है। तो बैरल का जग का ये है और बैरल का ये है, इन दोनों का कॉमन चीज़ 5 है, तो 5 मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 21, 24, 28 प्रत्येक से विभाज्य है। प्रत्येक से विभाज्य तो मतलब इनका एलसीएम ही होगा। तो मैं 16, 21, 24 और 28 इनका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेने के ढेरों तरीके हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के ढेरों तरीके हम जो बचपन से करके आ रहे हैं, गुणनखंड विधि, वो लगा सकते हैं। हम इनके फैक्टर करके उसको निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना समय है नहीं कि हम इसका अलग से एलसीएम निकाल पाएँ। एलसीएम निकालना मैं आपको सिखाऊं तो हमें पता है इनका एलसीएम है 336। कैसे पता है सर मैंने निकाल लिया था, है ना। कैसे निकालना है ये मैं क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। तो 336 इसका एलसीएम है। तो ऐसा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें मैं कितने से गुणा करूँ जो 4 अंकों की संख्या बनेगी। मान लो अगर मैंने 30 से गुणा कर दिया इसमें, तो ये 5 अंकों की संख्या बन रही है। 336 में अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ तो 3 3 9 और 3 3 9 मतलब 9,999 तो है ही, कुछ और आएगा पीछे से तो 10,000 हो जा रही है। 5 अंकों की संख्या, इसका मतलब इसमें 29 से गुणा कर दूँ तो एक ऐसी संख्या मिल रही है जो 4 अंकों की है और सबसे बड़ी और इससे कट रही है। अगर इससे कट रही है तो जाहिर सी बात है इससे सबसे कटेगी, ठीक है सर। 336 और 29 की गुणा हम कर लेंगे, 9744 आया, 9744, ठीक है। 9744 इनके यूनिट, इनके सारे डिजिट के जोड़ देखेंगे। 9 और 7 16, 16 4 20 और 4 24, 24 मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी काम को, एक्स जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। वाई अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे 48, 16 से 48, 24 दिन 48। ये सब लिखने की भी जरूरत ना पड़े, इतनी तेजी से होना चाहिए। वो एक एक दिन काम करके आते हैं, पहले वाई से शुरुआत होती है, पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा, पैटर्न तो यही है। फिर वाई आएगा फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा फिर एक्स आएगा, मतलब अल्टरनेट डे पर एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने आ रहा है। मान लो पहले दिन वाई आया तो कितना काम निपटा के जाएगा सर। वो एक दिन में 2 करता है, 2 काम निपटा देगा, ये 3 काम निपटा देगा, 2 काम निपटा देगा, 3 काम निपटा देगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि 48 हमें दिया हुआ है तो बहुत छोटा नंबर है, तो हम ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हो तो हमें ऐसे नहीं करना है कि सबको लिख रहे हैं सजा के। हमें करना कैसे होगा फिर कि हमें ये पता चल गया कि सर 2 दिन में 5 काम निपट जाता है और एक्स आखिरी दिन आता है, सही है। हमारे पास काम कितना है 48। लेकिन क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन हमसे 48 नहीं पूछ रहा है, हम बोला इस प्रकार कुल काम का 50%। 50 कुल काम कितना है 48, इसका 50% मतलब 24 काम करने की बात की जा रही है हमसे। तो 24 काम कर देंगे सर। 24 में देखूंगा 5 चौक 20, 4 बार किया 20 काम खत्म हो गया। जब ये 4 गुना तो ये भी 8 दिन में 20 काम खत्म हो जाएगा। लास्ट दिन कौन काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है। अब 9वां दिन आया तो अब कौन आएगा, वाई कितना काम कर जाएगा 2, मतलब 22 काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आया 10वां दिन अगर 3 काम बचा होता तो एक्स पूरा 3 दिन काम करता तो हमें 10 दिन बोल देते। लेकिन अब जो काम बचा है वो बचा है 2 यूनिट। और उसकी क्षमता कितनी है 3। 9 दिन 2 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। इसको हम 9 3 27 और 2 29/3 भी बोल सकते हैं। तो 29/3 मेरा उत्तर हो जाएगा। ये जो तरीका मैंने बताया ये वाला कब है, जब हमारे पास ये जो है ये बहुत बड़ा दे रखा है ना। अभी इस क्वेश्चन में 24 था मेरे पास तो मैं डायरेक्ट यहीं के ही कर सकता था, यहाँ 2 या 3 फिर वाई आएगा फिर एक्स आएगा फिर 2 तो 2 5 10 15 20 फिर वाई आएगा फिर एक्स आएगा 20 के बाद 2 22 और फिर 3 नहीं है। अब मेरे पास काम कितना बचा है 2, तो 2/3 काम एंड कर रहे हैं। ऐसे लगा सकते थे, लेकिन ये लगाने की कोशिश ही नहीं करना क्योंकि प्रैक्टिस करोगे। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हमको इसी की ही करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को इतने समय में तय करती है, ठीक है सर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी है तो मैं दूरी यहाँ से निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल दूँ? डिस्टेंस कितना है 90,
गुणा 1 घंटा और 12 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 12/60। तो मैं 1/5 बोल दूँ तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ 90 गुणा 1 सही 1/5 या बोल सकते हैं 5 गुना 5 और 1 6 5 गुना 5 और 1 6/5 6/5 बोल सकते हैं सर 6/5 5 से इसको काटूंगा 5 गुना 5 5 8 से 18 5 18 छिक्के 108 किलोमीटर की दूरी है सर। ठीक है, अभी तक हमने दूरी निकाल ली। हमसे बोला गया है कि 40% की वृद्धि हो जाती है। पहले चाल क्या थी 40% की वृद्धि मतलब 40% का मान कितना होता है 40% का मान होता है 2/5। पहले अगर 5 थी स्पीड तो हो गई 7। पहले स्पीड कितनी थी 90। इसका मतलब 18 गुना और 18 7 126 की स्पीड उसकी अब हो चुकी है। ये जो स्पीड है ये अभी की स्पीड है ठीक है। अब उसको कितनी दूरी तय करनी है 108। यह रेलगाड़ी दूरी के 7/3 भाग को दूरी के 7/3 भाग मतलब पहले दूरी कितनी थी 108 इसका 7/3 भाग है ना कितने समय में तय करेगी। समय पूछा गया तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल कितनी है 126। ये बात समझ में आई समझ में आई कि नहीं। इससे ये कटेगा सर ये काट लो 6 दूनी 12 6 1 6 6 1 6 6 8 48 7 3 21 3 6 18 3 से 2 बार कट गया। टाइम बराबर आ गया 2 घंटे। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 2 घंटे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आरोही क्रम में है तो मध्य। ये पहले से ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें आरोही क्रम ये जो क्रम है ये पहले से ही हमें दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। अब ये सब दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके टर्म गिनूंगा। टर्म कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं सर। ठीक है, 10 में मैं क्या करूँ अगर हम देसी भाषा में सोचा जाए तो हम ये कर सकते हैं सर। देसी भाषा में सोचा जाए तो हम ये कर सकते हैं कि पहले के 4 और पीछे के 4 ये तो अलग हट गए। माध्यिका जरूर किसके बीच में आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी इन दोनों के बीच में आएगी माध्यिका। किसके 2x+1 और 4x+3 के बीच में आएगी तो प्लस करके बट्टे 2 कर दो और यही 77 दे रखी है। सही, प्लस करके बट्टे 2 कर दिया और यही मुझे 77 दे रखी थी। तो मैं बोल सकता हूँ 6x+4/2 बराबर हो गया 77। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। अभी जो है कि मेरा पेन थोड़ा सा गड़बड़ है। अगली बार से मैं दूसरा पेन ऑर्डर किया है वो आ जाएगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा आप लोगों को है ना। तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जैसे ऐसे ही काम चला लेते हैं भाई। एक व्यापारी, ऐसे क्वेश्चन को करने में लोग बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं सीधा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि मान लो उसने जो खरीदा है ये तो हो गया उसके CP और उसने जो बेचा है वो हो गया SP। तो उसने क्या किया था कि 215 किलोग्राम कितने रेट के हिसाब से बेचे 110 के हिसाब से। ये उसने कुछ पैसे कमाए होंगे प्लस 225 किलोग्राम कितने के हिसाब से बेचे 110 के हिसाब से कुछ पैसे कमाए होंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्रय मूल्य आएगा और उसने बेचा कितना 132 किलोग्राम गुणा 440 गुणा 440। ये 440 कहाँ से आया सर ये 440 आया 215 और 225 को जोड़ने के बाद। 215 और 225 को जोड़ने के बाद मैं इन दोनों में से 110 कॉमन ले लूँ। 110 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 215 और 225 तो 440 ही बचा अंदर और ये बचा 132। मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रहा हूँ 1-2 स्टेप। जैसे मैंने एक स्टेप यहाँ स्किप कर दिया, यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, ये आप ढंग डिटेल में करेंगे तो हो जाएगा। तो 440 से 440 किया तो और इसको काटेंगे 2 से काटेंगे इसको 2 से काट लो या फिर इसको काटो मत, चलो काट लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10 2 पंजे 10 55 और 2 छक्के 12 2 छक्के 12 है ना। 11 से काटा 5 और ये 6 बार 5 की चीज़ 6 बिकी। कितने का फ़ायदा हुआ आप बोलोगे सर 1 का फ़ायदा हुआ। कितने पर 5। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखी है तो 1/5 का मान होता है 20%।
तो 20% मेरा उत्तर है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक उत्पादक अपने थोक व्यापारी है 10% का लाभ अर्जित करता है, थोक व्यापारी 15% का लाभ अर्जित करता है, खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर 25% का। मतलब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझिए, अगर हमने परसेंटेज पढ़ा है तो एक क्रमागत सक्सेसिव लग रहा है इसमें। मतलब किसी ने मान लो एक उत्पादक जो मैन्युफैक्चरर है उसने 10% का लाभ कमा तो वो आगे बेचा, उसने आगे बेचा, फिर उसने आगे बेचा और लास्ट वाले का रेट दे रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो 10% का लाभ कमाता है तो 10 से 11 कमा रहा होगा। बात सही है, 10 से 11 कमा रहा होगा। दूसरा 15% का मान होता है सर 3/20, मतलब 20 की चीज़ 23 में बिक्री होगी। आगे 25 का मान 1/4, 4 की चीज़ 5 में बिक्री होगी। ठीक है, 5 से मैंने इसको काटा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 1600 तो ये हो गया, सॉरी 160 तो ये हो गया, और 23 की गुणा 11 में करूँगा 253। मतलब ये वाला जो रेट है, ये वाला जो रेट है, ये वाला जो रेट है, ये तो है सर मैन्युफैक्चरर का, ये वाला मैन्युफैक्चरर का, और ये लास्ट में जो ग्राहक के हाथ में आ रहा है। मुझे देख क्या रखा है, ग्राहक इतने रुपए का भुगतान करता है, इसका मतलब ये है 12,650 जो है कितने का मान है, 253 का मान है। और मुझे निकालना कितने का है, पूछे क्या, एक वस्तु उत्पादन स्टार्टिंग वाली वैल्यू पूछिए, ये वाली, तो 160 की वैल्यू मुझसे पूछी गई। इतनी बात समझ में आती है ना, मेरे हिसाब से समझ में आती होगी। ये इसका कितने गुना है, ये इसका 50 गुना, और 16 पंजे 80, तो 8,000 उत्तर हो गया। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि पेन भी थोड़ा सा वो कर रहा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु, हम जब भी ये हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बीच में हम लिखते हैं किसको, वर्तमान को, बीच में हम लिखते हैं वर्तमान को, बीच में लिखते हैं वर्तमान को, इससे पीछे भूतकाल को, इससे आगे भविष्यकाल को। ठीक है, अभी का रेशियो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन्होंने बोला 8 वर्ष पहले, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 वर्ष लगे, और रेशियो ए और बी का रेशियो कितना, 4:5:5। ये आज नहीं है, 8 साल पहले का है। 12 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से 12 वर्ष बाद कितना लगा समय, कितना रेशियो हो गया, 13:15। ये रेशियो के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। किसी की एज चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन दो आदमी के बीच का अंतर सेम होता है, ये दोनों अंतर सेम होना चाहिए। 13 में से 4 जा रहे हैं तो 9 बच रहे हैं, और 15 में से 5 जा रहे हैं तो 10। इस अंतर को सेम बनाना पड़ेगा भाई साहब। इसको सेम बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इन दोनों के इन दोनों का अंतर है 1, और इन दोनों का अंतर है 2, तो इसके 2 की गुणा तो ऊपर वाले में कर दूँ, इसमें 2 की गुणा तो इसमें कर दी, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, ये रेशियो हो गया। और ऊपर वाली गुणा नीचे कर दूँ तो 1 है, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 13:15। अब देखेंगे इनका अंतर सेम है, इसका अंतर 8 और 5 13, इसका मतलब 10:15, तो 5 का अंतर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय, कितनी यूनिट समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है सर 5 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक आने में साल कितनी लग रही है, साल कितनी लग रही है यहाँ से तक आने में, 8 और 12 20, 8 और 12 20, 5 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4, 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। मुझसे पूछा गया बी की वर्तमान आयु, तो मैं बी का या तो मैं इसका मान निकाल दूँ, इसका या इसका निकाल दूँ, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, या तो इसका निकलवा लो या इसका निकलवा लो। तो मैंने 10 यूनिट का मान निकाला तो 40 आया, 1 यूनिट का मान इतना, तो 10 यूनिट का मान 40, 10 यूनिट का मान 40, मतलब यहाँ पर जो है बी 40 साल का था, तो यहाँ से 8 साल बाद 48 साल का नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 48 साल, 8 ही साल तो लगे। यहाँ 40 का है, अगर यहाँ 40 का है तो यहाँ 48 का नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंकु अर्धगोले की प्रत्येक आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इन दोनों का आयतन बराबर है। आयतन बराबर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयतनों को बराबर कर देंगे। अब हमें पहले तो आयतन वगैरह याद होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन है, ये किसका आयतन है, शंकु का। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रट्टा होना चाहिए सर, मेन सोल्यूशन हम पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ से 3 से 3 चला गया, 2 आर से 1 आर चला गया, मतलब यहाँ 1 ही आर रह गया, पाई से पाई तो चला ही गया, तो एच बराबर 2 आर बोल सकता हूँ। ठीक है, एच का मान जो है 2 आर है, और त्रिज्या मुझे दे रखी है, तो मैं त्रिज्या दे रखी है
2 गुणा त्रिज्या दे रखी 14, तो मैं बोल सकता हूँ h का मान जो है वो 28 है। h का मान कितना 28। अब मुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया मुझसे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, ये याद होना चाहिए। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। एल है त्रियक ऊंचाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल अगर मुझे निकालना है, मतलब समकोण त्रिभुज में देखें तो आर तो मुझे ये दे रखी है कितनी, आर मुझे दे रखी है 14, आर दे रखी है 14, ये दे रखा है मुझको 28, तो मुझे ये एल निकालने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। इसको निकालने का मैं एकदम अलग से तरीका बताता हूँ, अलग स्लाइड लेके। 14 और 28, 14 और 28, मेरे पास क्या है सर, ये एक त्रिभुज है, ये नीचे वाली तो ये है 14 और ये है 28, तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि 28 का वर्ग करूँ प्लस 14 का वर्ग करूँ और उसका अंडर रूट ले लूँ। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है, ये देखूँगा ये दोनों नंबर आपस में कट रहे हैं कि हाँ जी से 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अब मैं 4 के साथ वही काम करूँगा, 4 चौक 16 जो यहाँ किया था, जो यहाँ किया था, यहाँ 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 आया। अंडर रूट 20 में अंडर रूट 20 तो हो ही गया और मैंने किससे काटे थे, 7 से, तो मेरा उत्तर हो गया 7 अंडर रूट 20। शॉर्टेस्ट तरीका है, आराम से निकाल सकता हूँ। और 20 को 4 पंजे 20 करके इसको मैं बोल सकता हूँ 14 अंडर रूट 5। ठीक है, 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 14 अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, तो 14 अंडर रूट 5 क्या है, ये है 14 अंडर रूट 5 त्रियक ऊंचाई, 7 दूनी 14, अंडर रूट 5 तो कन्फर्म ही है ना। तो मैं यहाँ से यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि 3 ऑप्शन में 6 दे रखा है पीछे, तो बाद 2 यहाँ से चुराया, 2 कहाँ से चुराया, 2 अगर मैं यहाँ से चुरा लूँ, यहाँ से इसको दे दूँ 4 और 14 चौके 56 हो गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ 11 गुणा 56 अंडर रूट 5 है। सही, इसका गुणा करूँगा तो 6 6 और 5 11, यहाँ से 1 6 6 से 16 अंडर रूट 5। उत्तर क्या हो गया मेरा, उत्तर हो गया 6 से 16 अंडर रूट 5। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, समय लग रहा है, तुमको भी समय नहीं लगेगा अगर हम और गहराई से पढ़ेंगे तो, बाकी क्लासेस देखेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर, इसमें हम सीरीज लगा देते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं करने के, लेकिन ऐसे मौके पर हमें सीरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लेते हैं उसकी इनकम आई है, मान लेते हैं इसका कितना किया उसने, 20% किराए पे दे दिया, 20% दे दिया तो 80% बचा होगा। 80% को हम कैसे लिखते हैं, 80/100, 80/100 मतलब 20 चौके 20/5, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 4/5 बचा हुआ, बचा लिख रहा है, खर्च हुआ नहीं, जो बच गया हुआ। अब इतना बचा हुआ, इसका 45% कपड़ों पर खर्च हो गया, तो कितना बचा होगा सर, 55% बचा हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ 55/100 बचा हुआ बोलना। और वह शेष बचा था, मतलब ये पूरी की पूरी राशि जो है, ये पूरी राशि उसने बचाई है, हमने बचत निकाली है ना। ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर, 308 के बराबर। ये बात समझ में आई होगी। 5 से काटूंगा ये 11 बार कटेगा, 5 से काटूंगा ये 20 बार कटेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 4 सत्ते 28 और 5 दूनी 100, आई का मान आ गया 700। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिंदु एम से शुरू करते हुए हरीश दक्षिण, एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, ओ पू द प, ये चारों दिशाओं के नाम है। उत्तर से दाएं घूमते तो पूर्व आता है, पूर्व से दाएं घूमते दक्षिण आता है, दक्षिण से दाएं घूमते पश्चिम आता है, पश्चिम से फिर दाएं घूम जाऊंगा तो उत्तर आ जाएगा। ये सीरीज चलती है, एंडलेस सीरीज है। बोले हरीश दक्षिण की ओर 18 मीटर चला, दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर चला, जो बोला यार उसी के नीचे रख लेंगे। वह बाईं ओर मुड़ा, उल्टे हाथ पर चला 25 मीटर, ठीक है 25 है, फिर वो 25 उल्टे हाथ पे, फिर वो 25 उल्टे हाथ पे, बाईं बोला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वो 35। अब वो किस दिशा, एम से कितनी दूर और किस दिशा में, तो ये मुझे पता है, ये एंडलेस सीरीज है। उत्तर से उल्टे हाथ पर मुड़े तो पश्चिम आता, पश्चिम से उल्टे हाथ में तो दक्षिण आता, तो दक्षिण पश्चिम 35 है, इसी के नीचे रख लेते हैं। दक्षिण 35 था, इधर वाला उठा के यही रख लिया, पश्चिम 18 था, है ना। अब मैं इसको
मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से, इनको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। इनको मैंने हटाया यहाँ से, मेरे पास इतना डेटा है। तो उत्तर दक्षिण देखो ऐसे होती है दिशा, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। अगर मैं 10 किलोमीटर उत्तर चलता हूँ, 10 किलोमीटर पश्चिम चलता हूँ, वहीं आ जाता हूँ। मतलब उत्तर दक्षिण करते हैं, पूर्व पश्चिम करते हैं, उत्तर दक्षिण करते हैं, पूर्व पश्चिम करते हैं। तो मैं देखता हूँ 25 को मैं जो इसमें से घटाऊँगा तो 10, ये तो बनेगा 28, ये बनेंगे 28। कैसे बनना 28? इस 35 में से 25 घटा दिया तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, और 10 और 18 28, ठीक है। 10 और 18 28। और पूरा पश्चिम करते हैं तो 25 में से 8 गया, इस 25 में से ये 8 गया तो बचा 7। तो मैं 7 यहाँ लिख सकता हूँ, 7। जो बड़ा हो उसके नीचे लिखना, जैसे 25 बड़ा था तो इसके नीचे लिख दिया, दक्षिण बड़ा है तो इसके नीचे लिख दिया। अब मुझे यहाँ से कंफर्म होगा कि दिशा कौन सी है, पश्चिम दक्षिण, बस इतना ही करना। दक्षिण पश्चिम जिसमें दिशा हो वही मेरा उत्तर है, और डिटेल में जाना ही नहीं है, और किसी क्वेश्चन में है ही नहीं। ये तो थे 20 क्वेश्चन, ठीक है। अगले 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी 2-3 घंटे में या फिर शाम तक मैं डलवा दूँगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो, और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।